नमस्कार। चलिए आज भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज को समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये सिर्फ कुछ गाइडलाइंस का सेट नहीं था, बल्कि ये क्लासरूम के अंदर सोचने समझने के तरीके को जड़ से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो इस पूरी बातचीत को शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे और सरल सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस किया है। क्या पढ़ाई एक बोझ होनी चाहिए? जरा याद कीजिए अपने स्कूल के दिन। वो भारी भरकम बस्ते, कंधों पर उनका वजन और बस रट्टा मारकर एग्जाम पास करने का प्रेशर। सच तो ये है कि सालों साल हमारी एजुकेशन का सिस्टम इसी बोझ के नीचे कहीं दबा हुआ था। और यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका हल निकालना बहुत जरूरी हो गया था। और इसी बड़ी समस्या के जवाब के तौर पर सामने आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या NCF 2005, जिसने वादा किया कि वो शिक्षा को एक बिल्कुल नई दिशा देगा। तो सवाल उठता है कि ये NCF आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इस बात का खाका तैयार करता है कि भारत में बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और उससे भी जरूरी कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं करता, बल्कि पढ़ाने के तरीकों से लेकर क्लासरूम का माहौल कैसा हो, हर चीज पर गाइड करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2005 का NCF कोई पहला फ्रेमवर्क नहीं था, ये सीरीज का चौथा था। तो फिर इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ी? असल में 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम बच्चों को आने वाले कल के लिए ठीक से तैयार नहीं कर पा रहा था। इसीलिए 2005 का ये वर्जन बदलते वक्त की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लाया गया, जिसने शिक्षा में मॉडर्नाइजेशन की एक नई लहर शुरू की। इस फ्रेमवर्क की जो नींव थी वो बहुत गहरी और सोच समझकर रखी गई थी। इसकी प्रेरणा मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर के मशहूर निबंध सभ्यता और प्रगति से, जिसमें उन्होंने क्रिएटिविटी और खुशी खुशी सीखने पर बहुत जोर दिया था। इसे जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया और इसकी बुनियाद थी 1993 की यशपाल कमेटी की रिपोर्ट। और इस यशपाल कमेटी की रिपोर्ट का जो सबसे अहम आइडिया था, जो उसकी आत्मा थी, वही इस पूरे फ्रेमवर्क का मूल मंत्र बन गया। शिक्षा बिना बोझ के या लर्निंग विदाउट बर्डन। बस यही वो पावरफुल लाइन है जो NCF 2005 के हर एक पहलू को गाइड करती है। एक ऐसी पढ़ाई की कल्पना करती है जो बच्चों पर बोझ न बने बल्कि उन्हें आज़ाद करे। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उन 5 पिलर्स को समझते हैं जिन पर एजुकेशन का ये पूरा नया विजन टिका हुआ था। जी हाँ, पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ 5 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही असरदार मार्गदर्शक सिद्धांतों पर बनाया गया है। ये 5 सिद्धांत अपने आप में एक क्रांति की तरह थे। पहला, ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ना। दूसरा, रट्टा लगाने वाली पढ़ाई को पूरी तरह से खत्म करना ताकि बच्चे सिर्फ याद न करें बल्कि समझकर सीखें। तीसरा, सिलेबस को सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रखना बल्कि उसमें आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स जैसी चीजों को भी शामिल करना। चौथा, एग्जाम्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना ताकि वो बच्चों की रटने की क्षमता नहीं बल्कि उनकी असली काबिलियत को परखें। और पांचवा, बच्चों के अंदर एक ऐसी पहचान बनाना जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझे और दूसरों की परवाह करना सीखे। अब ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने असल में जमीन पर क्लासरूम के माहौल को कैसे बदला। चलिए अब वो देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आया टीचर की भूमिका में। NCF 2005 के बाद टीचर सिर्फ ज्ञान देने वाला सोर्स नहीं रहा बल्कि एक सुगमकर्ता बन गया, एक फैसिलिटेटर, यानी कि एक ऐसा गाइड जो बच्चों को खुद से ज्ञान बनाने में, खुद से सीखने में मदद करता है। वो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि बच्चों को सही सवाल पूछना सिखाता है। और जाहिर है, जब टीचर का रोल बदला तो बच्चे का रोल भी बदल गया। अब बच्चा क्लास में चुपचाप बैठकर सुनने वाला कोई पैसिव रिसीवर नहीं था, बल्कि वो नॉलेज का एक एक्टिव क्रिएटर बन गया। एक ऐसा लर्नर जो खुद करके सीखता है, खोजबीन करके सीखता है और हाँ, गलतियां करके भी सीखता है। और शायद सबसे क्रांतिकारी सोच यही थी, गलतियों को देखने का नजरिया। NCF ने साफ कहा कि गलतियां फेलियर नहीं है, बल्कि वो सीखने की प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी और अहम हिस्सा है। ये उस पुरानी सोच से बिल्कुल उलट था जहां गलतियों पर सजा मिलती थी। अब गलतियां सीखने का एक मौका बन गईं। इसके अलावा भी कई बड़े बदलावों की बात हुई, जैसे कि शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित बनाना,
न कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। क्लासरूम में डर की जगह एक खुशनुमा और डेमोक्रेटिक माहौल बनाना, बच्चे की मातृभाषा को इज्जत देना और ये मानना कि अगर एक बच्चा कई भाषाएं बोलता है तो वो कोई बाधा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो आखिर में एनसीएफ 2005 ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है? आज इतने सालों बाद इसका स्थायी प्रभाव क्या दिखता है? इसका जो सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य था वो था बच्चे का चौमुखी विकास। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या अच्छे नंबर ही नहीं, बल्कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह से विकास हो। ये एक ऐसा नजरिया था जो बच्चे को एक मुकम्मल इंसान के तौर पर देखता था, न कि सिर्फ भविष्य के एक कर्मचारी के तौर पर। और ये पूरी बातचीत हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एनसीएफ 2005 को आए लगभग 20 साल हो चुके हैं। क्या हम वाकई बिना बोझ के सीखने वाले इस सपने को पूरा कर पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी शिक्षा से जुड़े लोग, टीचर्स और पेरेंट्स सब बहस करते हैं, और हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है।